आपके साथ सिमरन और आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज। एक नजर डालेंगे 20 बड़ी खबरों पर। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से की मुलाकात। राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति मुर्मू से की शिष्टाचार भेंट। दिल्ली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन। केंद्र सरकार के खिलाफ जताया रोष। दिल्ली में बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा, कांग्रेस प्रदर्शन करने के अधिकार को मैं चुनौती नहीं दूंगा, लेकिन प्रदर्शन किस बात के लिए है। अब ऐसा है, वो देखो, उनके प्रदर्शन करने के अधिकार को मैं चुनौती नहीं दूंगा, लेकिन प्रदर्शन किस बात के लिए। ये मैं बिहार से आता हूं तो एक पैरेलल आपको दे दूं। जब भी सीबीआई और ईडी क्वेश्चन करती है लालू जी को, उनके परिवार को, लैंड फॉर जॉब स्कैम में, तो लोग पहुंच जाते हैं धरना देने के लिए, आपको मालूम ही है। तो वही मॉडल कांग्रेस पार्टी ने भी अख्तियार कर लिया है क्या। भोपाल में नेशनल हेराल्ड मामले पर मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जितेंद्र पटवारी ने कहा, यह सोनिया गांधी पर, विपक्ष के नेताओं पर और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर कठोराघात है। बीजेपी नफरत फैलाकर देश को गुमराह कर रही। देशवासियों, ये आज सोनिया जी पे, विपक्ष के नेताओं पे, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर कुठाराघात है। एक दिन नंबर आपका भी आएगा, जिनने वोट दिया उनका भी आएगा। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ नफरत फैलाकर देश को गुमराह कर रही है। नफरत फैलाकर नया देश नहीं बना रही है, दुनिया में नंबर 1 देश नहीं बनाना चाहती। सिर्फ घृणा के दम पर अपने पापों को छुपाना चाहती है। मैं फिर से, कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया, इस पूरे कृत्य के पीछे पूरे देश में आंदोलन करेंगे। पूरे कृत्य के पीछे वो सोनिया जी का व्यक्तित्व, जिसने त्याग किया इतना बड़ा कि दुनिया में उसकी मिसाल ही नहीं है। इतने उन पे आरोप प्रत्यारोप हुए, कभी उन्होंने देश के मान सम्मान से समझौता नहीं किया। देश के लिए मर मिटने की उन्होंने हमेशा कसम खाई। इतना उनकी जान पे बंद आई थी जब टेररिज्म का दौर था, देश छोड़ा नहीं उनने, बाहर नहीं गई। अपने आप को नेछावर करके देश की सेवा करने का मादा जिस परिवार ने लिया, उस परिवार की बहू बनकर देश की सेवा की, और उनके खिलाफ इस तरीके का कृत्य करना, मैं समझता हूं कि नरेंद्र मोदी का जो देश में चरमरा गई अर्थव्यवस्था, भटक गया युवा, बेरोजगार युवा देश, और करप्ट राष्ट्र बनाने का जो पाप इनने किया, उसको छुपाना चाहते हैं। नागपुर में महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख हर्षवर्धन सपकाल का बयान। नेशनल हेराल्ड मामले पर बोले हर्षवर्धन, कहा, ये पूरा घटनाक्रम डरा धमका कर चुप बैठाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन राहुल गांधी और गांधी परिवार किसी से डरने वाला नहीं। नेशनल हेराल्ड एक नॉन प्रॉफिट कंपनी है, और नॉन प्रॉफिट कंपनी जो होती है उसमें ना कोई शेयर होल्डर उनको डिविडेंड दिया जाता है, ना उसके जो बॉडी होती है, उसका जो गवर्निंग बॉडी होती है, उसको कोई किसी प्रकार का तनख्वाह या किसी प्रकार का मानधन भी अदा नहीं होता। और उसके साथ साथ जब ये कंपनी बंद हो जाती है तो ये सारा जो उसकी जो मालमत्ता होती है वो सरकार को जमा होती है। इसलिए ये सीधा मामला है। और ये नेशनल हेराल्ड किसने गठित किया, तो नेशनल हेराल्ड जो स्वतंत्र संग्राम सेनानी थी उन्होंने गठित किया। किस लिए गठित किया, तो देश में संविधान क्या है उसका पता चलना चाहिए। देश में स्वराज की जो मूल भावना है, उस मूल भावना को आगे लेके जाना है, और हम सब लोगों ने इकट्ठा आगे किस प्रकार से जाए, इसका चिंतन उसमें करने के लिए जो एक न्यूज़पेपर निकला था वो नेशनल हेराल्ड है। और इसमें कोई अनियमितता का या पैसे की कोई गफला होने का कोई दूर दूर तक कोई चांस नहीं, मगर ये राहुल गांधी से ये सरकार डरती है, इसलिए ईडी को आगे करती है। कल हमने देखा कि रॉबर्ट वाड्रा की भी जांच हुई, उनको बुलाया गया, पूछताछ हुई। ये पूरा घटनाक्रम आप किस तरीके से देखते हैं? ये पूरा घटनाक्रम ऐसा है कि जैसे डराओ धमकाओ और खामोश बैठाओ, ये चल रहा है। बहुत सारे लोगों को वो अपने पक्ष में लेने के लिए उन पर भी तमाम प्रकार का प्रेशर बनाते हैं। तो ये उनकी मोटस ऑपरेंडी है, लोगों को डराने का, धमकाने का प्रयास किया जाता है। मगर राहुल गांधी और गांधी परिवार ये किसी से डरने वाला नहीं। ये परिवार बेबाक परिवार है। इनके परिवार से 2 लोग जो है इन्होंने शहादत दी है। और मैं आपको ये भी बताते हुए चलूं कि आजादी के पश्चात नेहरू जी ने अपनी जो संपत्ति है वो इस राष्ट्र को अर्पण की हुई है। इंदिरा जी ने जब बांग्लादेश की लड़ाई हुई तो अपने गहने भी इस देश को दिए। जिन्होंने देने का काम किया उन पर ऐसे घिनौने आरोप करना ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।
दिल्ली में केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस के देशव्यापी विरोध प्रदर्शन पर बोले कांग्रेस नेता उदित राज। कहा, हम जनता के पास जाना चाहते हैं क्योंकि जनता से बड़ा कोई नहीं। देखिए, हम जनता के बीच जाना चाहते हैं, जनता के बीच गए हैं बार बार, और कि देश की जनता से बड़ी कौन है। लोकतंत्र में सरकार कौन बनाता है? जनता बनाती है। हम अपने कार्यकर्ता को, देश के वासियों को यह महसूस कराना चाहते हैं कि किस तरह से फर्जी चार्जशीट राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी के खिलाफ में दाखिल की जा रही है और जो पूरी तरह से बेसलेस है और इलीगल है। लेकिन सर, बचाव में कहाँ उतरेंगे आप लोग? नेशनल हेराल्ड समेत अन्य मामलों को लेकर कि गांधी नेहरू परिवार जो है ये दुनिया का सबसे भ्रष्ट परिवार है। अब इसी से हम एक उदाहरण से हम पता लगा सकते हैं कि कौन भ्रष्ट सबसे ज्यादा है। 2014 में जब बीजेपी की सरकार आई थी, इनके पास ठीक से कोई ऑफिस नहीं था, 11 अशोक रोड से चलता था। 10 साल में इन्होंने पूरे देश में करीब 500 से ज्यादा 5 स्टार के स्तर के जिला कार्यालय बना ली और दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर जिस तरह से 5 सितारा नुमा 2 बड़े महल खड़े कर दिए और झंडे वालन में किस तरह से 5 स्टार होटल की तरह बड़ी इमारत खड़ी कर दी, तो कोई सोच सकता कि 140 वर्ष की पार्टी जिसके पास कार्यालय नहीं था, आज भी कार्यालय नहीं है। अभी मुश्किल से 2 महीने पहले इंदिरा भवन का उद्घाटन हुआ है, कौन कर। दिल्ली में केंद्र के खिलाफ कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा, तथ्यों पर गौर करें तो इसमें कोई दम नहीं है, ये राजनीति से प्रेरित मामला है। तथ्यों के आधार पर आप देखिए, उसमें कोई दम नहीं है। ये बिल्कुल पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस है जिसको लंबे समय तक खींचा गया। हम लोगों को न्यायपालिका में पूरा भरोसा है, वी विल फाइट इट आउट लीगली। लेकिन आप समझिए, जिस एंटिटी में कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, कोई लेन देन नहीं हुआ, 1 रुपए का कोई इसमें अदला बदली नहीं हुई है और जानबूझ के पॉलिटिकली राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी को टारगेट जो करने का काम किया है, ये पूर्णतः द्वेषपूर्ण भावना से कार्य किया गया है। लेकिन मैं जानता हूं कि देश के लोग समझ रहे हैं इस बात को कि अपने प्रतिद्वंदियों की आवाज दबाने के लिए अभी हम लोगों ने गुजरात में अधिवेशन किया था, पार्टी को जिंदा करने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं, वो उनको नागवार गुजरा है। इसलिए केंद्र सरकार ने जानबूझ के बहुत ही विंडिक्टिव ये कदम उठाया है। इसको हम पॉलिटिकली टैकल करेंगे, लेकिन लीगली भी टैकल करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है हमारी न्यायपालिका के ऊपर। उनका कहना है कि आपको प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, लेकिन जमीन हड़पने का अधिकार किसने हड़पी है? मुझे कोई प्रूफ कर दे, किस कंपनी में कोई ट्रांजैक्शन हुआ है, कोई डिविडेंड पे हुआ है, कोई सैलरी ली गई है, कोई अदला बदली हुई है, कुछ भी नहीं किया गया है। हमारी पार्टी का एक अखबार था, उसके चलाने के लिए पूरी कोशिश लगे हुए थे। एक नॉन प्रॉफिट एंटिटी में अगर कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं हुआ है, कोई लेन देन नहीं हुआ है, तो किस आधार पे आप मनी लॉन्ड्रिंग का केस लगा रहे हैं? ये तो सिर्फ छवि बर्बाद करने के लिए कोशिश जो कर रही है भाजपा और केंद्र सरकार, उसमें लगे हुए हैं। बाकी तथ्यों के आधार पर मुझे पूरा विश्वास है कि हमको न्याय मिलेगा, लेकिन पॉलिटिकली एक डैमेज करने के लिए, एक द्वेष की भावना से, बदले की भावना से जो काम कर रहे हैं वो लगातार कर, विपक्ष के तमाम नेताओं को टारगेट कर रहे हैं। और भाजपा में जो नेता हैं उन पे सब उनको खुली छूट मिली है, पाक साफ उनको डिक्लेयर कर दिया गया है, तो जनता सब देख रही है। दिल्ली में कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा, जिस एजेंसी के माध्यम से लड़ाई को कोर्ट में लाया गया है उसका एकमात्र उद्देश्य विपक्ष को परेशान करना है। अदालत में लड़ाई जिस एजेंसी के जरिए पहुंचाई गई है, उसकी जो पूरी मंशा है वो सिर्फ और सिर्फ विपक्ष को प्रताड़ित करने के। इधर गुजरात में अधिवेशन होता है, राहुल गांधी जी मोडासा पहुंचते हैं और इधर चार्जशीट दाखिल की जाती है। आप क्रोनोलॉजी समझिए ना, भारतीय जनता पार्टी आने वाले बिहार के चुनाव से, गुजरात में कांग्रेस पार्टी की सक्रियता से, आने वाले असम के चुनाव की संभावित हार को देख करके और विपक्ष की सक्रियता को देख करके, 400 पार के नारे के बाद भी 240 पे अटक जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि विपक्ष को पूरी तरह से कुचल दिया जाए।
उनके संसाधन तोड़ दिए जाएं, उनके नेताओं का मनोबल तोड़ दिया जाए। लेकिन भाजपा ये भूल जाती है कि ये गांधी परिवार है जिसने इस देश के लिए न जाने कितनी कुर्बानियां दी हैं। आप गांधी परिवार पे आरोप लगाते हैं, वो एक गांधी परिवार वो परिवार है जिसने अपनी निजी संपत्तियां इस देश के लिए दान कर दी हैं। आप उस पर इस तरह के आरोप लगाते हैं, ये बहुत शर्मनाक है और इसके खिलाफ पूरे देश में आज कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन कर रही है। बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का बयान, नीतीश कुमार को लेकर तेजस्वी यादव के बयान पर किया पलटवार, कहा उन्हें पहले अपनी बैठक के बारे में बताना चाहिए। दिल्ली में उनकी बैठक हुई और खाली हाथ लौट आए। पहले उनका जो बैठक हुआ उस पर वो बताएं। कल जो बैठक दिल्ली में किए और बैरंग लौट गए। तेजस्वी यादव नहीं चाहते हैं कि कांग्रेस अपना पैर बिहार में पसारे और कांग्रेस ने भी फैसला कर लिया है कि हम राष्ट्रीय जनता दल का झोला ढोने वाला पार्टी नहीं बनेंगे। राजद क्या चाहती है कि कांग्रेस झोला ढोने वाला पार्टी बने और कांग्रेस की स्थिति यही थी। राहुल गांधी ने अभी आकर कहा इस बात को पटना में कि आज तक जो भी कांग्रेस में नेतृत्व करता थे उन्होंने कांग्रेस को डुबाने का प्रयास किया, ये राहुल गांधी ने कहा। और राष्ट्रीय जनता दल यही चाहती है कि कांग्रेस झोला ढोने वाला पार्टी बन के रहे। अब कांग्रेस को सोचना है कि वो झोला ढोएगा या राष्ट्रीय स्तर की जो पार्टी है उसका अपना एक प्रतिष्ठा बचाएगा, ये कांग्रेस सोचे। पटना में आरएलजेपी प्रमुख पशुपति कुमार पारस ने कहा, देश में 2 ही गठबंधन है, एनडीए को हराने के लिए इंडिया गठबंधन को मजबूत करना होगा। देखिए, पूरे देश में 2 ही गठबंधन है। ये तो सर्वविदित है, पूरे देश में 2 गठबंधन है। अकेले कोई चना भार नहीं फोड़ता है। भाजपा इतनी बड़ी पार्टी है जो 24 दल के गठबंधन से पार्टी चल रही है, जो विश्व स्तर की पार्टी है। तो हम लोगों का एक छोटा दल है, तो निश्चित रूप से एनडीए गठबंधन को परास्त करने के लिए इंडिया गठबंधन को मजबूत करना होगा और जितना भी छोटा छोटा दल है, छोटी छोटी जातियां हैं, सबको मिला करके एक बड़ा गठबंधन बना करके पूरे बिहार में, बिहार के जो मतदाता है वो बदलाव के मूड में है। ये आप जान लीजिए, हम लोगों ने जो 22 जिला में हमने जो घूमा है, खासकर जो हमारा जो वोटर और सपोर्टर है, दलित समाज के लोग हैं, अधिकांश हैं, सब लोग, अधिकांश उसकी संख्या है। तो हम लोगों ने देखा है कि सभी लोग बदलाव की ओर है और खास करके दलित समाज जो हमारा है वो अभी एनडीए गठबंधन से नाराज है। आपने देखा होगा कि ऐसे 2 महीना पहले लोकसभा में माननीय गृह मंत्री जी का जो बयान आया, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को अपमानजनक शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया। आज पूरा देश से मना रहा, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती मना रहा, लेकिन उसका असल उत्तराधिकारी, असल अधिकार हम लोग को है, क्योंकि हम लोग दलित परिवार से आते हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो सपना था कि समाज के शोषित, पीड़ित, दलित सामाजिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से, शैक्षणिक दृष्टिकोण से जो दल, जो जात कमजोर है उसको समान कोटा में हम कैसे लावें, उसी के आधार पर संविधान में आरक्षण की सुविधा दी गई। और उस समय आज से जिस समय से संविधान बना था उस समय में देश में छुआछूत की भावना थी और संविधान बनाने वाले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के साथ भी घटना घटी थी, उनसे भी लोग छुआछूत मानता था। तो उस खाई को बराबर करने के लिए उन्होंने देश में आरक्षण की सुविधा दी और ये कहा कि जब तक हम सामान्य कोटि के स्तर पर नहीं पहुंचते हैं तब तक ये आरक्षण की सुविधा मिलनी चाहिए। तो ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का सोच था। लेकिन आज तक जो भी दूसरे दल के लोग जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती मना रहे हैं, वो पार्लियामेंट में उसका विरोध कर रहे हैं। तो हंसना और गाल फुलाना एक साथ नहीं चलेगा। आपने पार्लियामेंट में अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल किया और पूरे देश में घूम करके बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं, ये उचित नहीं है। ये दिखावा है, मात्र वोट की राजनीति है। और हम लोगों ने जो कल किया है, ये हम शुरू से ही हम लोग करते आए हैं। जब से हमारी पार्टी बनी है, 2020 से पार्टी बनी है, उस समय से लेकर आज तक प्रत्येक साल हम लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जयंती मनाते हैं और उनको हम लोग सम्मान के साथ, आदर के साथ इस भगवान मानते हैं। ये हमारी पार्टी का आइडियोलॉजी है। उत्तर प्रदेश के मंत्री रघुराज सिंह का बयान, केजरीवाल और ममता बनर्जी पर साधा निशाना, कहा ऐसे लोग मुगलों के समय में भी गद्दार थे और आज भी गद्दार है। देखिए, ऐसे लोग मुगलों के टाइम भी गद्दार थे
और अब हम लोगों का शासन है तो भी गद्दार हैं। ममता जो अपने आप को कहती है मैं हिंदू हूँ, कभी हिंदू मंदिर में पूजा करने नहीं गई। तो इसलिए हमने दिल्ली के रावण को हमारी जनता ने भस्म कर दिया। केजरीवाल दिल्ली के रावण हो गए थे। उन्होंने कहा कि भूतो न भविष्यते, मैं ही मुख्यमंत्री रहूंगा। तो दिल्ली का रावण खत्म हो गया। अब ताड़का का वध होना है, तो ममता जी ताड़का के रूप में हम उनको चुनाव में वध कर देंगे। कोलकाता में पूर्व टीएमसी सांसद अहमद हसन इमरान ने कहा, वक्फ कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन बिल्कुल जायज है। देश की पूरी मुस्लिम आबादी सोचती है कि सरकार ने जबरदस्ती वक्फ संशोधन विधेयक थोपा है। एक्चुअली पूरा इंडिया का जो संख्यालघु है, मुसलमान है, वो सोचता है कि जबरदस्ती वक्फ का कानून को मुसलमान पर थोप दिया गया। कोई मुसलमान ये कानून को सपोर्ट नहीं किया। कोई नहीं बोला कि हम लोग को ये कानून चाहिए। जबरदस्ती वक्फ का जो प्रॉपर्टी है, जो कि अल्लाह का है, उस प्रॉपर्टी को सरकार नियंत्रण लेना चाहते हैं। तो इसलिए लोग इसको नहीं मानेगा। वो लोग इसका प्रोटेस्ट होते रहेगा। और लोग गए हैं सुप्रीम कोर्ट, बहुत सारी पार्टी गए हैं, और हम लोग समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट कुछ न कुछ इन सब करेगा। लेकिन इस तरह का जो प्रोटेस्ट हो रहा है, शांति हो रही है, क्या ये जायज है? जरूर जायज है। अगर आप पर कोई कानून इस तरह थोपा जाएगा जो सही नहीं है, तो प्रोटेस्ट तो होगा। आप जानते हैं जो लोग ये है फार्मर, उन लोग पर भी एक आइन थोपा गया था जो कि फार्मर का इंटरेस्ट का एगेंस्ट में था। वो कानून को सरकार वापस लिया। मुर्शिदाबाद विधानसभा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष फुकान मजूमदार ने कहा, आज ममता बनर्जी जो कर रही है वह तुष्टीकरण की राजनीति की पराकाष्ठा है। देखिए, ये वक्फ बिल लेकर जिस तरीके का घटना घटी है पूरे पश्चिम बंगाल में, हमारे मुख्यमंत्री जी को चाहिए था कि एक आयरन लेडी बनके आयरन हैंडेडली से इसकी मुकाबला किया जाए। पश्चिम बंगाल से ज्यादा मुसलमान आसाम में हैं। उत्तर प्रदेश में लगभग सिमिलर परसेंटेज ऑफ मुस्लिम्स है। देखिए, वहां पे कुछ नहीं हो रहा। लेकिन ममता बनर्जी यहाँ पे दंगाइयों को शय दे रही है, दंगाइयों को अलाउ कर रहे हैं। सिर्फ इस बार नहीं, इससे पहले भी जब भी घटना घटी है, मैं तो चैलेंज कर रहा हूं, आप हर जगह में जो लोग विक्टिम है उनसे मिलिए। सब एक बात में सहमत होंगे, विक्टिम जो है, जो तृणमूल करते हुए विक्टिम भी बोलेंगे आपको कि पुलिस के सामने उनके घर को तोड़फोड़ करने दिया गया। जब भी इस तरीके की कोई घटना घट रही हो, नुपुर शर्मा प्रकरण हो या वक्फ बिल हो, कुछ भी एलिबाई हो, उसको सामने रखकर हिंदुओं के घर को तोड़ा जाता है, लूटा जाता है पुलिस के सामने हर बार। और ये रूटीन एक्सरसाइज है ममता बनर्जी और ममता बनर्जी के प्रशासन द्वारा। तो मुझे लगता है आज ये जो आज ममता बनर्जी कर रही है, इट इज द हाइट ऑफ द अपीजमेंट पॉलिटिक्स। भारतवर्ष में इतना अपीजमेंट पॉलिटिक्स, देश की हित को बाजू में रखकर देश की हित को बेच डालने की जो कीमत ममता बनर्जी रख रही है, आगे आने वाले समय में ममता बनर्जी का नाम इतिहास में काले अक्षरों में लिखा जाएगा। दिल्ली में गुरुग्राम समेत मामले में ईडी की पूछताछ पर कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा ने कहा, एजेंसी का दोबारा समन आया है। मैं हैरान हूँ क्योंकि मैं इस मामले को लेकर पहले भी 15 बार एजेंसी के सामने पेश हो चुका हूँ। देखिए, एजेंसी का दोबारा समन आया, मैं हैरान था क्योंकि जिस विषय में मुझे बुलाया है इसके सवाल ऑलरेडी हमने 2019 में दिए हैं। सबको याद है कि मैं 2019 में 2 ECR में गया था, समन काफ़ी मिले थे, 15 बारी गया हूं और 10-10 घंटे बैठा, 23,000 डॉक्यूमेंट दे दिए। एजेंसियों ने रेड वगैरह किया, जो भी करना था। उस टाइम मुझे याद है कि दिसंबर 7 को 2018 में राजस्थान में इलेक्शन था, तो उस टाइम भी मेरे दफ्तर में रेड किया। बिल्कुल टाइमिंग बहुत ऐसा था। और फिर 2019 में जनरल इलेक्शन था, उस टाइम मेरे को वहां बुलाया और जो भी सवाल थे उसके सारे जितने भी इशू थे सारे मैंने जवाब दिए। अब फिर से मुझे समन किया गया है और उसी विषय में जो मेरे को समझ नहीं है, 7 साल बाद है। क्योंकि वैसे तो मैं क्योंकि अभी इंटेरोगेशन या चल रही है, जो समन है उसके बारे में ज्यादा तो मैं विशेष टिप्पणी नहीं दे पाऊंगा।
पर अंदरूनी बात है तो मैं यही कहूंगा कि जो भी सवाल पूछ रहे हैं ये इसके जवाब पहले मैंने 2019 में दे दिए हैं। जो चाहे अगर एजेंसी के लोगों ने, जो भी आईओ ऑफिसर है, अगर उन्होंने मना भी किया कि हमने ये सवाल नहीं पूछे, तो मैंने अपनी स्टेटमेंट 2019 की निकलवाई और उनके सामने मैंने दिखाया कि यही सवाल जो भी ये विषय में आपने बुलाया, इसके सवाल ऑलरेडी हो चुके हैं। तो वो खुद हैरान थे। और मैं यही कहूंगा कि एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, क्योंकि देखिए मैं अभी अपने जन्मदिन से पहले 10 दिन के लिए लोगों की सेवा करता हूं हर रोज। वैसे तो हमेशा करता हूं, पर 10 दिन लगातार करता हूं। अभी वो सारा रुक गया है क्योंकि मैंने अंधे बच्चों के साथ, विकलांग बच्चों के साथ, बुजुर्गों के साथ मैंने प्लान किया था काफी चीजें, अभी वो रुक गई हैं। और जब भी कुछ भी अन्याय होता है देश में, मैं हमेशा उसके खिलाफ उठता हूं, चाहे ये सरकार कुछ भी करे या कितनी परेशानी करे। तो मुझे हमेशा लगा है कि जब मैं लोगों की आवाज बुलंद करता हूं, जो अन्याय हो रहा है उसके बारे में जिक्र करता हूं, या खुद अगर मेरी कोई भी इच्छा होती है या लोगों की इच्छा होती है कि मैं सक्रिय राजनीति में आऊं, तो उस समय भी एजेंसियों का दुरुपयोग होगा, हमें परेशान किया जाएगा। और मैं हैरान नहीं हूं कि उसी समय जिस दिन मुझे समन दिया या मैं एजेंसी पे गया हूं, उसी दिन राहुल और सोनिया जी को चार्जशीट किया गया है। तो ये इनका प्रचार करने का तरीका है सरकार का कि बीजेपी की एजेंसियों को गलत इस्तेमाल किया जाए और प्रेशर डाला जाए। पर हमें इससे हम और मजबूत होते हैं। मुझे पता है हमारी जो सोच है और मजबूत होती है, हमारे परिवार के रिश्ते बहुत मजबूत होते हैं और हमें झेलने की क्षमता है और लड़ते रहेंगे, सच्चाई के लिए लड़ते रहेंगे। और मुझे पता है कि हर चीज स्पष्ट हो जाएगा, जितनी बार भी भेजेंगे हर चीज स्पष्ट ऑलरेडी है, पर फिर भी मैं हर क्लियर तरीके से बोलता हूं। और मैं यही कहूंगा कि अभी जो कहीं भी अगर कोई भी उम्मीदवार होता है, एजेंसियों को भेजा जाता है, केस शुरू हो जाएंगे और जैसे ही वहां इलेक्शन खत्म होता है उनका पता ही नहीं चलता है, केस खत्म हो जाता है, हर चीज होता है। तो ये जो गलत हो रहा है, ये जनता का, मेरा जो अनुभव है जनता के साथ, वो हमेशा यही बोलते हैं कि एजेंसियों पर हमें भरोसा नहीं है, क्योंकि उनको जब भी कोई इलेक्शन होता है या कभी भी उनको किसी को गलत तरीके से दिखाना होता है तो वही चीज दोबारा उनको तंग किया जाता है और एजेंसियों के द्वारा। दिल्ली के बिजली मंत्री आशीष सूद का बयान, सीएम रेखा गुप्ता के नेतृत्व में हम बिजली के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में कर रहे काम। बहुत जल्द मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि 10 साल से निढाल बेदम जो पावर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मजबूत किया जाए, नई टेक्निक को लाया जाए, नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो और रिलायबल पावर सप्लाई दिल्ली की जनता को मिले। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि दिल्ली की जनता को आप ये जरूर दिखाएं कि सरकार दिन रात उनकी सुविधाओं के लिए काम में लगी है। तथाकथित स्वघोषित बेरोजगार नेता दिल्ली में अपनी बॉट आर्मी से दिल्ली के पावर सिस्टम के फेलियर का जो नैरेटिव घड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनको ये दिखाइए। और दिल्ली की जनता को मैं मुख्यमंत्री जी की ओर से आश्वस्त करना चाहता हूं, ना तो बिजली की सप्लाई में कोई दिक्कत है, ना बिजली की उपलब्धता में दिक्कत है। केवल कुछ लोग जो बेरोजगार हो गए हैं, उनके रोजगार का संकट है। उनके रोजगार का संकट वक्त दूर करेगा। दिल्ली की जनता आराम से, तसल्ली से बिजली के साथ एसी पंखों में आराम करे, ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने में हमारा सहयोग करे, पावर कंजर्वेशन में हमारा सहयोग करें, ताकि हम बेहतर दिल्ली की ओर आगे बढ़ें। अब देखिए, आपको तुरंत एक विंडो में दिखाना चाहिए। अरविंद केजरीवाल बार बार कहते थे बीजेपी आएगी, बंद हो जाएगा। झूठ के पांव ज्यादा लंबे नहीं चलते हैं। आप एक झूठ को 10 बार बोल के कुछ ब्राउनी पॉइंट्स ले सकते हैं। भ्रम फैलाने के अलावा, एक झूठा नैरेटिव गढ़ने के अलावा अब इस पुरानी सरकार के लोगों के पास कोई काम नहीं है। सरकार अपनी गति से काम कर रही है। Although we are a new government, just 60-65 days old, but we are here with a firm resolve to augment, strengthen every infrastructure, not only power, but every infrastructure in Delhi. गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने कहा, हमारे अपराध शाखा ने
छापेमारी कर थाईलैंड से जो ड्रग्स गोवा में आया था वो ड्रग्स पकड़ने में हमें सफलता मिली है। मैं पूरे टीम को बधाई देता हूँ। इस बार हमारे क्राइम ब्रांच ने रेड करके द मेजर ड्रग्स की रेड आज हो गई है और उसके खिलाफ यानी थाईलैंड से जो ड्रग्स गोवा में आया था वो ड्रग आज पकड़ने में हमें यश आ गया। मैं मेरी क्राइम ब्रांच और एंटायर टीम का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और हमेशा के लिए इस तरह के ड्रग्स को कोई थारा हम गोवा में नहीं देंगे, ये मैं कहता हूं। एंटी नार्कोटिक सेल हो या हमारी क्राइम ब्रांच हो, हमेशा के लिए ड्रग्स सीजिंग में सबसे आगे रहेंगी और ड्रग्स के लिए कोई थारा नहीं देंगे। राज्य में जेएमएम के नए अध्यक्ष चुने जाने पर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने कहा, आने वाले दिनों में पार्टी तेजी के साथ और नई ऊर्जा के साथ काम करेगी। धन्यवाद। नई पारी को कैसे देखते हैं? चुनौती है, क्या है, आगे कैसे रास्ता बढ़ेगा? देखिए, पार्टी का आज महाधिवेशन समाप्त हो गया और 99 वाला है। जो महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए वो आपके समक्ष है और अब आने वाला समय पार्टी और तेजी के साथ नई ऊर्जा के साथ काम करेगी। ये कहा जा रहा है कि पार्टी का कई दूसरे राज्यों में भी विस्तार होना है। राष्ट्रीय पक्ष पर पार्टी अब आगे बढ़ेगी। हर जिम्मेदारी बड़ी होती है। जयपुर में पुलिस का स्थापना दिवस पर कार्यक्रम आयोजित, राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा हुए शामिल। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की मीटिंग, सीएम ने कैबिनेट बैठक में दिए जरूरी दिशा निर्देश। देहरादून में डेंगू को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग के सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने कहा, हमने डेंगू और चिकनगुनिया के रोकथाम के लिए एसओपी और गाइडलाइन जारी की। देखिए, अभी फिलहाल हमने स्टेट गवर्नमेंट की ओर से, हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से डेंगू और चिकनगुनिया मैनेजमेंट हेतु गाइडलाइंस और एसओपी जारी किए हैं। ये हर साल हम जारी करते हैं और नॉर्मली ये अप्रैल के महीने में हम लोग जारी करते हैं ताकि पहले से ही हमारा एक्शन प्लान तैयार रहे और हम पहले से ही हमारा जो भी मैनेजमेंट प्रोसीजर है वो तैयार रहे। तो इसी के तहत सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट हमारी स्ट्रैटेजी रहती है वो प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजी रहती है, जिसके तहत हम लोग सोर्स रिडक्शन का काम करते हैं, जिसमें डिस्ट्रक्शन ऑफ लार्वे शामिल है। इसमें सभी डिपार्टमेंट्स मिलके काम करते हैं, जैसे नगर निगम है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और हेल्थ डिपार्टमेंट है। इनका फोकस सोर्स रिडक्शन पे रहेगा। इसके अलावा जो 3 डिपार्टमेंट्स अभी मैंने बताए थे, हेल्थ, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, तीनों को एक माइक्रो प्लान स्ट्रैटेजी बनाने के लिए निर्देशित किया गया है और हर हाउस टू हाउस सर्वे किया जाएगा तीनों डिपार्टमेंट्स द्वारा टीम्स गठित कर, और माइक्रो प्लान स्ट्रैटेजी के तहत ही रिसोर्स रिडक्शन का कार्य किया जाएगा। और सभी हॉस्पिटल्स में, चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो या प्राइवेट हॉस्पिटल हो, डेंगू पेशेंट्स के लिए अलग से पृथक से बेड्स रिजर्व करने हेतु भी निर्देशित कर दिया गया है। और सभी हॉस्पिटल्स को निर्देशित कर दिया गया है कि डेंगू होने की पुष्टि मात्र एलाइजा टेस्ट के माध्यम से ही करें, जो एक कंफर्मेटरी टेस्ट है। इसके अलावा नेशनल गाइडलाइंस फॉर मैनेजमेंट ऑफ डेंगू फीवर, ये गाइडलाइंस भी हम लोगों ने समस्त हॉस्पिटल्स में उपलब्ध करा दिए हैं और पब्लिक अवेयरनेस हेतु हमने आईईसी मटेरियल भी डिसमिनेट करना शुरू कर दिया है। फिलहाल के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत और बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार।